विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज हमारा विषय है शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस फ्रॉम मेडिटेरियन टू अटलांटिक रीजन। भूमध्य सागर से अटलांटिक क्षेत्र की तरफ, जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है उससे अटलांटिक क्षेत्र की तरफ आर्थिक रूप से जो परिवर्तन हुआ था वो अटलांटिक क्षेत्र की तरफ बदल रहा है। वो क्यों बदला था, वो शिफ्ट हुआ था, वो हमारा आज का टॉपिक है। इतिहास जब कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके लिए दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वो किस काल में पढ़ रहा है और एक किस स्थान पे पढ़ रहा है और किस विषय को लेकर पढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर विषय है शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस। जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसका बदलाव है। और वो बदलाव कहाँ से है? भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर की ओर, अटलांटिक क्षेत्र की ओर वो बदलाव हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो भूमध्य सागर को देखना होगा और उसके बाद अटलांटिक सागर का जो क्षेत्र है उसको देखना होगा। बिना उसको भौगोलिक तौर पर देखे हम या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी स्कॉलर या कोई भी विद्वान इसे नहीं समझा सकता और ना ही इसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने इस विषय पर आए तो इसका थीम देखें। उस थीम से पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्षेत्र कौन सा है और कहाँ पे है। ये देखिए इस मानचित्र में मेडिटेरियन सी एंड ट्रेड रूट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। जब इस मानचित्र को देखेंगे आप देखिए जो आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर आप जितना भी घटनाक्रम पढ़ रहे हैं वो बिना मानचित्र के आप नहीं समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इटली है। इटली का जो एकीकरण है वो बिना मानचित्र के आप नहीं समझ सकते हो। नेपोलियन की, फ्रांस के जो नेपोलियन था उसकी विजय है, बिना मानचित्र के आप नहीं देख सकते हैं। पुर्तगाल है जहाँ से वास्को डी गामा आए थे, इसके बिना हम आगे नहीं वो पढ़ सकते हैं। दूसरा, पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, ये टर्की का क्षेत्र है, ग्रीस का है। यहाँ पे जो कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था, ये सारी चीजें बिना भूगोल को देखे हम नहीं समझ सकते हैं। तो एक इतिहास के विद्यार्थी को ये भौगोलिक स्थिति पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये मेडिटेरियन सी है, लिखा हुआ है। ये मेडिटेरियन सी है सारा का सारा। और ये विद्यार्थियों अफ्रीका आ जाता है, जिसमें आप यहाँ पे मोरक्को देखेंगे जो आपके सिलेबस में भी आएगा, अल्जीरिया भी आएगा, लीबिया और इजिप्ट का ये क्षेत्र है। ये टर्की है, ये इजिप्ट है। और यहाँ पे ये रोमानिया वगैरह आप देख रहे हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, ये बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये सारे की सारा घटनाक्रम है। ये एड्रियाटिक सागर है। तो ये रूस का जो क्षेत्र है, ऊपर ये सारा का सारा रूस आ जाएगा। ये एक विद्यार्थी को देखना बहुत आवश्यक है। ये लिखा हुआ है रशिया, ये वर्तमान की चीजें दिख रही हैं। तो ये सारा का सारा क्षेत्र हमें इतिहास के अंदर देखना पड़ेगा, यानी 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर हमें जाना पड़ेगा। और जब इसकी हम बैकग्राउंड देखेंगे तो उसके लिए हमें सामंतवाद का पतन, वहां से हमें अपनी चीज शुरू करनी पड़ेगी कि किस तरीके से सामंतवाद का पतन हुआ था और कैसे यहाँ पे जो कुस्तुनतुनिया से वो जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था वो लोग यहाँ पे गए थे और कैसे धर्म युद्ध हुआ था। उस धर्म युद्ध से जो ये यूरोप का क्षेत्र है, इस यूरोप के क्षेत्र में जो सड़क मार्ग से जो व्यापार होता था वो व्यापार रुक गया और यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो इस यूरोप की सारी व्यवस्था बदली और इस व्यवस्था के बदलने के कारण ही, क्योंकि इनकी आवश्यकता है और वो आवश्यकता के कारण ही चीजें हुई कि दोबारा से जो एशिया, यहाँ पे आप पीछे जाके देखेंगे, इस तरफ जब एरो देखते हैं तो भारत आता है। एशिया की तरफ का जो क्षेत्र था उसको ढूंढना इनकी मजबूरी हो गई थी। और तभी पुर्तगाल से जब वास्को डी गामा गए थे, उन्होंने सी रूट निकाल के और यहाँ पहुंचे थे। ऐसी ही स्थिति हम देखते हैं इस मिडिल यूरोप के अंदर। मैं आपको एक और भी मानचित्र दिखाऊंगा जिसमें सारी डिटेल आएंगी। तो ये विद्यार्थियों आप एक जगह देख रहे हो, यहाँ पे सारा का सारा परिवर्तन हो रहा है।
ये जो व्यापार का माध्यम है, ये व्यापार का माध्यम ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। और इस भूमध्य सागर के कारण ही ये जो इटली का क्षेत्र है, जिसका ये सिसिली आप देख रहे हैं, नेपल्स और सिसिली था, यहाँ पे ये कोर्सिका है, सार्डिनिया है, यहाँ पे पिडमांड था, आपने नीस और सेवोय भी पढ़ा होगा जब फ्रांस के साथ था, ऊपर इसके जर्मनी आ जाता है। ये हंगरी और ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था, तो इसको हम जोड़ के देखेंगे। तो ये जो सारा का सारा क्षेत्र था, ये संपन्न क्षेत्र था, क्योंकि व्यापार यहाँ से हो रहा था। और जब आप बिस्मार्क की चीज पढ़ेंगे, तो बिस्मार्क यहीं से संपर्क बनाकर और ये इस भूमध्य सागर तक अपने जो नौसेना है, अपना नेविक मार्ग है, जो वो नहरों का निर्माण करना चाहता था, ताकि यहाँ से आके वो व्यापार को देखे। और यही चीज थी कि रूस यहाँ से आके, ये देखिए सर्बिया, और ये आप दूसरी चीजें देख रहे हैं, सर्बिया है, ये बुल्गारिया है। जो पूर्वी समस्या जब आप पढ़ेंगे, यही पूर्वी समस्या है कि वो व्यापार यहाँ से करना चाहते थे, और रूस व्यापार यहाँ से करके नीचे लीबिया या इजिप्ट है, तो इनके साथ वो व्यापार के तौर पर जुड़ना चाहता था। यही एक व्यवस्था थी जिसके ऊपर ये सारा का सारा पूर्वी समस्या का और इनके आपस में युद्ध होते हैं। जब इस व्यवस्था को देखोगे, तो ये हमारा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो मेडिटेरियन सी का क्षेत्र है, और दूसरा अटलांटिक सागर का जो क्षेत्र है उधर है। यूरोप के अंदर जब 15वीं 16वीं शताब्दी आप पढ़ते हैं, 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी, वो परिवर्तन का एक समय है। उसके अंदर आर्थिक रूप से भी परिवर्तन हो रहा है, और वैज्ञानिक खोजें भी हो रही हैं, और समाज का निर्माण हो रहा है, और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है वहां पे, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। और जब लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, तो उसके साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हो रहा है। वो राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण जिससे नए नए देश बन रहे हैं, वो अपने अस्तित्व में आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप इटली को देखेंगे, तो इटली के अंदर जब 1815 में नेपोलियन का पतन होता है, उसकी हार हो जाती है, उसके बाद यहाँ से जो सारा का सारा क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधीन आ जाता है। जो मेटरनिक है ऑस्ट्रिया के अंदर, वो इटली को नहीं आगे डेवलप करने देता है, और इसको बांट के रखता है। ये सारी चीजें थी, ये बाद में चेंज हो गई थी 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में आके। तो ये जो परिवर्तन का जो दौर चला था, तो ये जो सी रूट का जो क्षेत्र था, इसके कारण ये जो क्षेत्र थे, अब यहाँ पे देखिए आप फ्रांस है, ये क्षेत्र सारे के सारे आपस में इनके युद्ध भी होते रहते थे। जो आपने फ्रांस का और पर्शिया का लड़ाई पढ़ी थी, फ्रांस की और ऑस्ट्रिया की लड़ाई, या ऑस्ट्रिया और इटली का वो सारा का सारा संघर्ष था, वो हमने देखा था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत स्पष्ट चीज आ रही है। इसमें क्या चीज आ रहा है, ये आयरलैंड है यहाँ पे। जब ये आयरलैंड है, और यहाँ आप देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन, और ये है सारा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है, यानी इंग्लैंड का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, मैं आपको अभी दूसरे मैप में जो दिखा रहा था, ये इटली है, और इटली के साथ ये ग्रीस है, ये टर्की है, ये सारा का सारा क्षेत्र है, यूक्रेन वगैरह, ये यूक्रेन और ये सारा का सारा वर्तमान मैप है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये बटा हुआ। अदरवाइज जब आपका जो विषय है, उस विषय में देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा रूस का क्षेत्र है, और इस रूस के क्षेत्र के साथ ये पोलैंड यहाँ पे आ जाता है, और पोलैंड के साथ ये जर्मनी है। तो ये पोलैंड और ये जर्मनी, यहाँ पे विद्यार्थियों एक विशेष चीज ये हो रही थी कि राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हो रहा था, और ये छोटे छोटे देश हैं, जिनमें आप ये डेनमार्क पढ़ रहे हो या हंगरी पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे छोटे छोटे देश यहाँ पे उभर कर आ रहे थे। ये फ्रांस के साथ का भी क्षेत्र था, ये सारा क्षेत्र था, चाहे आप फिनलैंड लगाएंगे, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था। और दूसरा, यहाँ पे आप ये पुर्तगाल पढ़ रहे हैं, तो पुर्तगाल के साथ का ये जो क्षेत्र है, जिधर मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, ये क्षेत्र आगे अमेरिका की तरफ रास्ता जाता है, तो ये अमेरिका के टच में भी आता है। तो ये जो बदलाव था यहाँ से, जो व्यापारिक बदलाव था, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी जब पृष्ठभूमि के अंदर हम जाते हैं, तो ये कमर्शियल रेवोल्यूशन बोलते हैं हम इसको, जो एक व्यापारिक बदलाव हुआ था, वो हम इसको कहेंगे, जो भूमध्य सागर से और अटलांटिक सागर की तरफ का परिवर्तन होता है। The commercial revolution consisted of creation of European economic based on trade which began in the 11th century and lasted until it was succeeded by the industrial revolution in the mid 18th century। अर्थात
ये 11वीं शताब्दी से, जैसा मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि जब सामंतवाद का पतन है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जब व्यापारवाद शुरू हुआ था, वाणिज्यवाद हुआ था, आपने ये सारी की सारी क्रांतियां पढ़ी थी, और ये 18वीं शताब्दी तक चलता है, जब ये अपने पीक पे पहुंच जाता है। बिगिनिंग विद द क्रूसेड्स, मतलब क्रूसेड्स बोलते हैं धर्म युद्ध को। जब धर्म युद्ध से इसकी शुरुआत हुई थी, यूरोपियंस रीडिस्कवर्ड स्पाइस एंड सिल्क एंड अदर कमोडिटीज रेयर इन यूरोप। अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी होगी कि जो एशिया के साथ या भारत के साथ इनके संपर्क थे, तो वहां से ये मसाले वगैरह लेते थे जो इनकी आवश्यकता थी, क्योंकि यूरोप का क्षेत्र बहुत कोल्ड क्षेत्र है, ठंडे प्रदेश हैं ये, तो उस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता थी। तो इन्होंने यूरोप के अंदर ही जब स्पाइसेस को और सिल्क वगैरह को ढूंढ लिया, तो एक नई खोज हुई, नई व्यापारिक मार्गों की बात आई। This development created a new desire for trade, and trade expanded in the second half of the Middle Age. मिडल एज बोलते हैं जो 1000 से और 1520 का क्षेत्र है, उसको मिडल एज बोला जाता है इतिहास की परिभाषा में। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो ट्रेड और ट्रेड का एक्सपेंडिशन हुआ, ये 1000 से और 1500 के बीच में बहुत ज्यादा होता है। न्यूली फॉर्मिंग यूरोपियन स्टेट्स, नए जो राज्य बन रहे थे या राष्ट्रीय राज्य बन रहे थे, थ्रू वॉयाज ऑफ डिस्कवरी, जिनसे खोजा भी जा रहा था, उनके लिए तो नई डिस्कवरी थी, जब अमेरिका का भी पता चलता है तो वर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स इन द 15th and 16th century, which allowed the European powers to build vast new international trade networks. ये चीजें इसके साथ नए इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क बन रहे थे, वो एक समय की जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो वो आवश्यकता बनती जाती है। नेशंस आल्सो साउथ न्यू सोर्सेज ऑफ वेल्थ, और ये जो नए नेशंस बन रहे थे और इनके साथ साथ जो पुराने राष्ट्र थे, वो भी अपनी वेल्थ के लिए एक नया माध्यम जानना चाहते, एक नया माध्यम प्राप्त करना चाहते हैं। वो सारा का सारा बदलाव हो रहा था। तो जब ये हमारा विषय है, इसके थीम पर हम आगे पढ़ेंगे, तो ये मैंने आपको बताया था मानचित्र में कौन सी चीज कहाँ पर है, ये हम पूरा का पूरा ये देखेंगे। देखिए, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, और ये अटलांटिक ओशियन आपके सामने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यही टॉपिक, इसी चीज के अंदर ब्रॉडर वे में इस मैप में दोबारा से दिखाने की कोशिश की है कि स्पेन, फ्रांस और इटली, यहाँ पर ये व्यापार का एकाधिकार था इस क्षेत्र का, और इस क्षेत्र से ये व्यापार यहाँ पे जा रहा है, इस क्षेत्र का ज्यादा डोमिनेंस हो रहा है, ये जो क्षेत्र था। तो उसके लिए जब आप देखेंगे तो एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि यूरोप के अंदर भी जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का बेस था, एक आधार था, वो उसके जो वास्तविक मूल्य थे वो कृषि था, और कृषि के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जैसा आपने सामंतवाद के पतन के बाद पढ़ा था और कृषि क्रांति में पढ़ा था। तो जो कृषि है वो एक आर्थिक संपन्नता का साधन बन गई थी, और उस वाणिज्यवाद के बाद तो आर्थिक संपन्नता के कारण जो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने भी एग्रीकल्चर लैंड को लेना शुरू कर दिया, और नई डिस्कवरीज हुई थी, चाहे उसमें जेथरो टूल की ड्रिल मशीन थी या और भी खोजें हुई थी। उस वजह से देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित हो गई थी। वो कृषि पर आधारित होने से, क्योंकि वहां पे खोजें हो रही थी, तो उसके मूल्य बढ़ गए थे, और उन मूल्यों के बढ़ने के कारण ये जो चीज थी ये कम हो गया था, ये व्यापार का क्षेत्र। उससे पहले व्यापार में वाणिज्यवाद जब आपने पढ़ा था अपने सिलेबस में, या पढ़ोगे या पढ़ लिया है, तो ये जो क्षेत्र था इसकी डोमिनेंस होती है। वही चीज हम आगे देखेंगे, उसी एग्रीकल्चर को बेस लेंगे। लेकिन तब इससे पहले जब आपको बताऊं मैं, तो क्या व्यवस्था थी कि 15वीं शताब्दी में क्या चीज हो रही थी कि जो 15वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, उसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र था। ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये आर्थिक रूप से बहुत विकसित क्षेत्र था। इटली के विकास का मुख्य कारण भी भूमध्य सागर के माध्यम से अरब के जगत से व्यापार और नगरों का उदय और पुनर्जागरण था। ये इटली को जब आप देख रहे हैं तो ये मानचित्र में पढ़ना ही पड़ेगा, यही एक कारण था। और पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, तो वो सभी लोग जब कुस्तुनतुनिया से यहाँ पे आए थे, वही एक कारण था। उधर स्पेन की जो आर्थिक खुशहाली का जो मुख्य कारण था, वो लेटिन अमेरिकी देशों से आयातित सोना और चांदी था। ये जो स्पेन है, इस स्पेन के साथ ये पुर्तगाल लगाते हैं आप, और इधर जब जाएंगे तो वो अमेरिका मिलेगा आपको। तो वो जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज थे,
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज किसको बोला जाता है कि यहाँ पे जो यहाँ के लोग थे वो उधर ही व्यापार करने के लिए गए थे, और यहाँ के लोगों की जो स्पेन है, यहाँ के लोगों की एक भाषा लैटिन भाषा होती थी। तो वहां भी जो लोग लैटिन बोलते थे तो उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोल दिया जाता था। तो वो जो चीज थी वो वहां पे इसी वजह से स्पेन के अंदर आर्थिक संपन्नता आई थी। इस आर्थिक क्षेत्र में भूमध्य सागरीय देशों का वर्चस्व था। तो ये भूमध्य सागरीय देश कौन से हुए, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये भूमध्य सागर के देश हैं जो अफ्रीका के साथ भी जुड़े हुए हैं। जो 16वीं शताब्दी थी, इसमें अटलांटिक महासागर क्षेत्र में स्थापित देशों ने आर्थिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, और इंग्लैंड और नीदरलैंड भी इन देशों से अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। आर्थिक संतुलन में जो ये आर्थिक संतुलन जो आपको बताया जा रहा है, इसमें परिवर्तन का जो कारण था वो व्यापारिक क्रांति को माना जा रहा है कि व्यापारिक क्रांति ही थी जिसने इसको परिवर्तित किया था। लेकिन इस व्यापारिक क्रांति का जो मुख्य आधार था, जैसा मैं पहले आपको बता के आया हूं, वो कृषि था। और इस शताब्दी में व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति जिन क्षेत्रों में हुई उनमें कृषि का विकास भी हुआ, कृषि की डेवलपमेंट भी हुई, क्योंकि जब कृषि को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया तो उसका विकास भी हुआ। इस भूस्वामित्व की जो परंपरा थी उसमें परिवर्तन हो रहे थे। भूस्वामित्व जो लैंड होल्डिंग्स थे उनको कैसे रखा जाता था, कौन रखता था, उससे परिवर्तन की जो परिवर्तनों से यूरोप में जो कृषि व्यवस्था भी संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। संक्रमण का दौर होता है आपस में बीच में परिवर्तित होना। तो एक तरफ व्यापार है, एक तरफ कृषि है, और वो दोनों में परिवर्तन सा हो रहा है। तो ये जो कृषि क्षेत्र में इस काल के अंदर, इस समय में जो व्यापारिक आप परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं थी, हम सबसे पहले उसके ऊपर जिक्र करेंगे। तो उसमें जिक्र की जो सबसे पहले चीज आती है वो हमारे पास ये आएगा कि फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन। ये जो फीचर्स हैं ये क्या क्या हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के फीचर के बिना हम उसको आगे नहीं देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें थी और एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आता है एरा ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। एक जो निरंतरता और परिवर्तन का दौर था विद्यार्थियों, वो 16वीं शताब्दी में यूरोप में कृषि की निरंतरता एवं परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। कंटिन्यूएशन भी था कृषि का, कृषि की ही डोमिनेंस थी, लेकिन उसके अंदर चेंज आ रहा था। भूमि का जो मालिकाना हक से लेकर कृषि प्रणालियों में परंपरागत और नवीन आचार मूल्यों में परिवर्तन आ रहा था। जो गरीब किसान है उसके पास तो वही पुराने औजारों से वो काम कर रहा था, लेकिन कुछ के पास अच्छे औजार भी पहुंच गए थे। जो एलब नदी है उसके पूर्वी क्षेत्र में जो भूस्वामी है वो अपनी भूमि की खुद देखरेख करते थे, और पश्चिमी क्षेत्र में भूस्वामी अपनी भूमि को पट्टे पर देकर रखते थे। तो पट्टे पर देकर रखने का मतलब क्या है कि वो दूसरों से खेती करवाते थे। फिर ये दूसरी चीज आती है रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय असमानताएं। देखिए कभी भी जब हम क्षेत्र की बात करेंगे, मैं दोबारा से आपको मैप के ऊपर लेके जाता हूँ। ये जो मैप है इसमें इस क्षेत्र को हम अलग मानेंगे और इस क्षेत्र को अलग मानेंगे। जब इटली समुद्र से घिरा हुआ है तो इटली का सारा क्षेत्र अलग है, फ्रांस का अलग होगा और जर्मनी का अलग होगा। इसलिए हम क्षेत्रानुसार भी इनको बदलते रहते हैं। तो जो रीजनल डाइवर्सिटीज थी वो भी एक कारण था। जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उनमें बार बार सूखा पड़ रहा था और लगातार पड़ने लगा था, और मध्यवर्ती जो यूरोप है, जो मिडिल यूरोप है, उसके क्षेत्रों में आर्द्रता बढ़ने लगी थी, यानी नमी बढ़ने लगी थी। और नमी एग्रीकल्चर के बढ़ाने के अंदर मुख्य भूमिका लगाती है, जिससे जो कृषि का उत्पादन है उसमें अनिश्चितता बढ़ती है, और जिसके कारण स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इसका जो प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में कम होने लगा था। वहीं इंग्लैंड बहुत ज्यादा विकसित होने लगा था जो इस क्षेत्र से अलग था। इंग्लैंड से उत्तरी फ्रांस और उत्तरी इटली की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने में पूंजीवाद ने भी एक बहुत पूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम बार बार मैप में देखते हैं ये सारी की सारी चीजें परिवर्तित हो रही थी। उसके बाद एक और हमारा इसी चीज को जब हम जोड़ के देखते हैं तो एक और जो इसके अंदर बदलाव का जो कृषि के अंदर जो फीचर्स आते हैं, विशेषता आती है, वो है ओनरशिप ऑफ लैंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। केंद्रीय और पूर्वी यूरोप के अंदर जो लैंड की ओनरशिप है वो भी एक बड़ा इसमें कारण था, क्योंकि 16वीं शताब्दी के मध्य तथा पूर्वी यूरोप के भूस्वामियों ने अपनी भूमि को बढ़ाने के प्रयास किए थे।
जिनके पास लैंड होल्डिंग्स थे, उन्होंने अपनी लैंड को बढ़ाने के प्रयास किए और 16वीं शताब्दी के दौरान जो निर्धन ग्रामीण किसानों की संख्या बढ़ रही थी और अमीर किसानों की संख्या में कमी हुई थी। तो वो चेंज आ रहा था, वो इसके अंदर बताया। जमींदार अपनी भूमि को पट्टे पर बहुत कठोर शर्तों पे देते थे, जिससे काश्तकार की स्थिति धीरे-धीरे गुलामों जैसी हो गई थी। काश्तकार उससे पैसा लेता था, उसको पैसा मिलता था, लेकिन उसकी शर्तें ज़्यादा थी और काश्तकार के लिए अपना जीवन यापन करने का माध्यम और कोई भी नहीं था। जमींदारों की ये जो कठोरता थी, वो पोलैंड में नहीं बल्कि एल्ब नदी के पूर्व के जो क्षेत्र थे, एल्ब नदी से पूर्व के, जो आप देखेंगे आगे जाके बोहेमिया, लियोनिया, हंगरी, रोमानिया, वहाँ भी ये सारी चीज़ आ रही थी। और जो गुलाम थे, जो जमींदारों ने जो गुलामों के बिना भूमि बेचने और भूमि के बिना गुलामों को बेचने का कानूनी अधिकार भी हासिल कर लिया था। यानी एक लैंड के ऊपर किस तरीके से प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे, वो चीज़ हमने देखनी है। फ्रांस और मध्य पश्चिमी जर्मनी में सामंती अधिकार कम होते चले गए थे। जैसे-जैसे वो पुनर्जागरण की भी व्यवस्था आ रही थी, सामंतवाद का पतन हो रहा था, वो चीज़ें आगे बढ़ रही थी और कृषक को भूमि का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने का हक मिल गया था। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ हो रही थी। पिडमांड में बड़ी जागीरें बनी रही थी, तो छोटे-छोटे खेतों में काश्तकारों को भी सौंप दिए गए थे, जो छोटे क्षेत्र थे। इसी प्रकार साझीदार भूधारण पद्धति भी आगे आई थी कि जो भूधारण था वो साझा करके भी उसके अंदर एग्रीकल्चर हो रही थी। नए भूस्वामियों ने अपने जो अधिशेष भूमि थी और चरा गए थे, उन पे अनाधिकृत कब्जा हो गया था और जमींदार किसानों को खेतों पर वो उनका खेत भी लेने लग गए थे, तो ये परिवर्तन चल रहा था। फिर आपके पास आता है चेंज इन एग्रीकल्चर मेथड्स। आपने कृषि क्रांति को जब पढ़ा है, उस कृषि क्रांति के अंदर जो कृषि करने का तरीका था, उसके अंदर जो बदलाव आ रहे थे, जिसमें आपने जेथरो टूल की ड्रिल मशीन पढ़ी है या दूसरे बड़े खेतों का निर्माण, फार्म हाउस का निर्माण, बदल-बदल कर खेती करना और जो भूमि का 1/3 भाग जो छोड़ दिया जाता था, उसके अंदर घास लगाना और उसके अंदर पशु चारा वगैरह बनाना। तो ये सारी किस बाज़ार की स्थिति आप देखिए वहाँ पे क्या व्यवस्था हुई थी कि पहले एग्रीकल्चर इकट्ठी होती थी। पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र है वो एक फसल बोता था, लेकिन अब बाज़ार की माँग के अनुसार कृषि होने लगी थी। तो ये बाज़ार की माँग के अनुसार जो कृषि होने लगी थी, तो इसमें नया जो पूँजीवादी वर्ग आया था, वो धनिक किसानों की संख्या में वृद्धि होने लग गई थी, वो चीज़ हम देखेंगे। और इन क्षेत्रों में आप देखोगे जो सेंट्रल और जो मिडल के और जो नॉर्थ के जो क्षेत्र जो देश हैं, जो नए देश आ रहे हैं, जो जर्मनी के पास के भी हैं, उनमें परिवर्तन होने लग गया था। फिर आता है हमें जो चेंज इन एग्रीकल्चर मेथड्स हमारा हो गया और फिर है राइज़ एंड डाउनफॉल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसके अंदर भी विद्यार्थियों बार-बार समय-समय पर जो राइज़ भी हो रहा था और उसका डाउनफॉल भी हो रहा था। ये दोनों क्षेत्रों के अंदर आती है कि कृषि क्षेत्र के अंदर अटलांटिक जो महासागर के जो निकटवर्ती जो फ्रांसीसी क्षेत्र और स्पेन, पुर्तगाल में है, जो मुख्य फसल की जो उपज दर थी, वो नीदरलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी यूरोप की उपज से आधी थी। और 16वीं शताब्दी के बाद जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, उनमें विशेष रूप से उत्तरी इटली में चावल की खेती से निश्चित अधिक उपज प्राप्त हो रही थी। तो इससे विभिन्न क्षेत्रों में कृषि का जो उत्पादन है, वो उतार-चढ़ाव हो रहा था, चाहे वहाँ पे आप लगाइए कि नमी की समस्या आ गई थी या सूखा पड़ रहा था या बदलाव का क्षेत्र हो रहा था, उसके कारण परिवर्तन आ रहा था। तो ये जो राइज़ और डाउनफॉल है, ये भी इसका एक कारण बन जाता है। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि डाउनफॉल ऑफ मेडिटेरियन इकोनॉमी। जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, उसको मेडिटेरियन एरिया बोलते हैं। तो इस मेडिटेरियन क्षेत्र के अंदर, इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका पतन कैसे आता है? सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे, तो पॉपुलेशन की जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उनकी जब चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उनकी आवश्यकता बढ़ रही है। आवश्यकता बढ़ने के कारण जब नहीं पूरी होगी व्यवस्था, तो उससे जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर डाउनफॉल होगा ही होगा। अब देखिए 1500 से 16 ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी, वो 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख
हो जाती है, तो उससे इसमें परिवर्तन हो रहा है। जब जन्म दर बढ़ रही है और विज्ञान का आविष्कार हो गया है, तो उससे मृत्यु दर कम हो जाती है, और मृत्यु दर कम होगी तो जन्म दर बढ़ेगी, और उससे व्यापार की भी चीजें आगे आएंगी या रोजगार की चीजें और डिमांड होंगी, तो उससे इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा था, इकोनॉमी का जो पतन हो रहा था। फिर देखिए क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो कृषि की इकोनॉमी थी, कृषि से जो पैसा प्राप्त हो रहा था, उसके अंदर भी संकट आ गया था। तो वो संकट का दौर क्या था कि जो कृषि की आय का कृषि सबसे बड़ा आय का साधन था, और इसके कारण से भूमि के लिए आकर्षण भी अभी बना हुआ था वहां पे, लेकिन पूंजी का बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही अटका हुआ था। बहुत कम पार्ट था पूंजी का जो कृषि पर लगता था। खेती बाड़ी जो आमतौर पर जो पुरानी पद्धतियां थी अपरिवर्तनशील, उसी पर लग रही थी, और खेती लायक बनाई गई अधिकांश जमीनों में उत्पादन भी कम हो रहा था। ये समय के साथ चीजें बदलती जा रही थी। और 16वीं जो शताब्दी थी उसके उत्तरार्ध में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अपने खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं के मामले में अन्य देशों पर वो निर्भर हो रहा था। यहाँ आप एक चीज देखेंगे कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था और उसके अंदर व्यापारवाद के कारण एग्रीकल्चर को मुख्य आधार नहीं माना गया, और एग्रीकल्चर के अंदर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, और लोगों ने जो अपने अर्थव्यवस्था को जो बढ़ाया तो वो व्यापार के कारण ही बढ़ाया, और एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि जो मेडिटेरियन की जो सागर जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर धीरे धीरे डाउनफॉल आने लग गया। फिर उसके साथ डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री और उद्योग दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इंडस्ट्री जब चलेगी तो इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आप कच्चा माल प्रदान करोगे और दूसरा उसके लिए मंडी की भी आवश्यकता होगी, बाजार की आवश्यकता होगी। जब आप कच्चा माल उन्हें प्रदान करेंगे तो उसके बाद ही तो प्रोडक्शन आएगी, और जब कच्चा माल वो खरीदेगा, प्रोडक्शन आएगी, उसके लिए मंडियों की भी जरूरत है। जब मंडी की जरूरत है यानी बाजार की, जब बाजार के अंदर कोई चीज नहीं बिकेगी तो वो इंडस्ट्री डाउन होती हुई चली जाएगी। और जो मुख्य आधार क्या है रॉ मटेरियल का या कच्चे माल का, वो एग्रीकल्चर था। तो इस परिवर्तन के दौर के अंदर इंडस्ट्री भी कम होने लग गई थी वहां पे। फिर आता है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ इटली। अब जब इटली को देख रहे हैं तो इटली में सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र था जो एड्रियाटिक सागर से, मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए इटली है, यहाँ पे ये इटली एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ है, और यहाँ पे ये पूरा हिंद महासागर, सॉरी ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से, और ये एड्रियाटिक सागर पूरा इससे घिरा हुआ है। तो इटली के अंदर भी इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसका क्या कारण था डाउनफॉल होने का? यही पुरानी पद्धतियों को अपनाना और इसी के आधार पर आगे चलना। तो उसकी आर्थिक समृद्धि का जो था वो माल बड़े पैमाने पर निर्यात ही था, सबसे ज्यादा चीजें अपना माल बनाना और बेचना था। इस क्षेत्र में उसे अब उत्तरी नीदरलैंड और इंग्लैंड से भी टक्कर हो गई थी। ये जो क्षेत्र आ रहे थे दूसरे देश, वो भी उसके मुकाबले में आ गए थे। तो इकोनॉमी का डाउनफॉल यहाँ पे होने लग गया था। और सेम चीज यहाँ पे हुई थी कि इटली के पतन का एक कारण इटली 1494 ईस्वी से 1538 के बीच युद्धों में भी शामिल रहा। यहाँ की इकोनॉमी डेवलप ही नहीं होने दी गई। पूरा का पूरा क्षेत्र कभी युद्ध में शामिल होना, कभी एक दूसरे से लड़ाइयाँ, वही चलती रही। और फिर जो श्रमिक संघों का निर्माण हो गया, और ये चीजें आर्थिक जो पतन था उसका एक कारण बनी। और इसी तरीके से अगर स्पेन में हम देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्पेन का है कि उपनिवेशों से जो प्राप्त धन था वो स्पेन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, लेकिन वहां कुशल श्रमिकों की कमी थी, और श्रमिक संघ जब मजबूत होने लग गए तो वो सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाने लग गई। और स्पेन की शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत त्रुटियां थी। तो अमेरिका से जो सोना चांदी प्राप्त हो रहा था उसी से चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके कारण ये डाउनफॉल हुआ। तो डाउनफॉल हुआ तो वो सारी की सारी चीजें जो मैं आपको मानचित्र में दिखा रहा हूँ वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। फिर इकोनॉमिक राइज ऑफ एटलांटिक रीजन, यहाँ पे हम एटलांटिक जो क्षेत्र है उसका इकोनॉमिक राइज कैसे हुआ, तो इसके अंदर हम आएंगे तो राइज ऑफ स्मॉल कंट्रीज ऑफ नॉर्थ यूरोप। जो उत्तरी यूरोप है उसके अंदर छोटे छोटे जो देश थे उनका जो अपने आप में पहले नहीं थे वो अस्तित्व में आने लग गए थे, जैसे एंटवर्प, फ्लैंडर्स और ब्रूजे जैसे छोटे छोटे देश थे वो आगे आने लग गए थे। इन देशों की राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार का स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था।
तो इनमें सारा अनाज को लगा लें या हम किसी भी चीज को लगाएं, वो बहुत आगे बढ़ रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नॉर्दर्न नीदरलैंड, नीदरलैंड जो जर्मनी के साथ है, वहां भी उसकी और ज्यादा चीजें बढ़ रही थी। फिर आता है हमारे पास एमरजेंस ऑफ इंग्लैंड। अब विद्यार्थियों, इंग्लैंड की जब एमरजेंस को देखते हैं तो वहां पे आप देखिए इंग्लैंड की एमरजेंस में यहाँ पे है ये चीज, ये इंग्लैंड है। आप इस पूरे क्षेत्र को लगाएं जो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम हम इसको बोलते हैं, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर है। जब फ्रांस के ऊपर से देखते हैं तो ये इंग्लिश चैनल है इनके बीच में, तो ये फ्रांस है और यहाँ पे जर्मनी है। फ्रांस, जर्मनी और यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया है और ये इटली है। तो इनके आपस में युद्ध हो रहे थे सारे समय तक, ये आपस में उलझे हुए थे और यहाँ पे फिर रूस से भी इनकी मित्रता हो जाती है। ये क्षेत्र हमेशा उलझा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये जो इंग्लैंड है, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम, जो हम इसका बड़ा रूप है, वो हमारा विषय नहीं है, तो यहाँ पे हम इंग्लैंड को मान के चलिए। आप जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है, तो देखिए समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है और उसकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो नेवल पावर स्ट्रांग थी। दूसरा, इसका जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है वो इसको बचा रहा है, और जिसके अंदर डेवलप, नंबर 2, इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे संपन्नता है। जब संपन्नता है तो यहाँ पे वैज्ञानिक खोजें भी हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। मैं आपको उसी पॉइंट पे ले जाकर दोबारा से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण से इंग्लैंड आगे बढ़ रहा था। ये चीज देखिए, emergence of England, geographical location of England, naval power of England, natural resources were available in England, agriculture revolution was first happened in England, industrial revolution है वो भी इंग्लैंड से हुआ, और अवे फ्रॉम यूरोपियन पॉलिटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे वो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे ऑस्ट्रिया है, उन सारे देशों से जो मध्य यूरोप की राजनीति थी उससे वो बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विकास हो रहा था, खोजें हो रही थी और नई नई चीजें आगे आ रही थी। इसी कड़ी में जब हम देखेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अटलांटिक, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो विद्यार्थियों, जब भी कोई नई चीज यहाँ पे आती है या कहीं भी जब हम नई व्यवस्था को देखते हैं तो उसके प्रभाव पड़ना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले स्टेट टुवर्ड्स द ट्रेड, जो राज्य था, राज्यों के व्यापार की तरफ उन्मुख हो गए थे सारे के सारे राज्य। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापार की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, ताकि अधिक से अधिक चीजें मिल सके। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की बात बता रहा हूँ कि आज हमारे पास क्या चीज है। अगर वर्तमान में हम भारत की तरफ देखें तो भारत के अंदर भी सभी राज्यों के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज को बुलाने का, विदेशी जो व्यापार है उस विदेशी व्यापार को आगे लाने की चीज चल रही है, ताकि लोगों के लिए या हमारे इंडस्ट्रीज या हमारा व्यापार ज्यादा बढ़े। लेकिन वो एक दूसरी चीज है कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया है। नंबर 2, इंक्रीजिंग पावर ऑफ कैपिटलिस्ट इन पॉलिटी, जो पूंजीपतियों का राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा था। जब पूंजीपति लोग राजनीति में बढ़ रहे थे तो वो अपने अनुसार व्यापार की और उद्योग की नीतियां भी बना रहे थे, उससे भी इस अटलांटिक क्षेत्र में जो इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट था वो आया। तीसरा है राइज ऑफ करेंसी इकोनॉमी, जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। मौद्रिक अर्थव्यवस्था यानी कृषि, जो करेंसी है, करेंसी की जो उसकी जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर आएगी, जो विनिमय की दर बढ़ती है। राइज ऑफ परमानेंट मार्केट, जब कोई उद्योग है तो वो दूसरे स्थानों पे लेके एक अपनी मार्केट बनाना चाह रहा है, ताकि उसका उद्योग और दूसरे देश के साथ उसका व्यापार बना रहे। ये नए पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल थ्योरीज भी आई इसके बाद, तो नए रिलेशंस आगे आ रहे थे। चेंज इन यूरोपियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो यूरोप का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, जो कृषि के ऊपर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, क्योंकि कृषि के बाद सारी की सारी चीजें पुनः व्यापार के ऊपर आ गई थी। और इसका अंतिम पॉइंट है ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी का है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थात जो पूंजीवाद है, जहां पूंजी की ही महत्ता है, वो इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रही थी, उन्हीं का आगे विकास हो रहा था। ये चीजें हमने इसमें देखी। और अब इसका जो
लास्ट जो हमारा कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या होगा एटलांटिक का, वो आपके सम्मुख है कि द न्यू इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, उत्तर और पश्चिमी जो यूरोप है उसका जो इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन एंड concentration of large cities reflects in part the Atlantic Revolution, the redirection of trade routes brought about by the great geographical discoveries. The Atlantic Revolution, however, did not so much replace the old line of medieval commerce as built upon them. देखिए जो मिडिल एज के अंदर जो वहां पे था उसको पूर्ण रूप से वो नहीं बदल पाया था. इन द मिडिल एजेस इटालियन पोर्ट्स लाइक वियना या वेनिस एंड जिनोवा जो थे मेन जो जगह थी इन पर्टिकुलर डोमिनेटेड ट्रेड विद द मिडिल एज. मिडिल एज 1000 से और 1500 तक का टाइम है. एंड सप्लाइड यूरोप विद ईस्टर्न वेयर्स एंड स्पाइसेस. इन द नॉर्थ जर्मन सिटीज organized into a loose federation known as Hanseatic League similarly dominated Baltic ट्रेड. जो बाल्टिक सागर से व्यापार हो रहा था उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे थे. तो ये जो हमारा पूरा विषय था, इस पूरे विषय में विद्यार्थियों एक ही चीज आपने देखनी है कि कैसे भूमध्य सागर की तरफ परिवर्तन हो रहे थे और उस परिवर्तन से जो अर्थव्यवस्था है वो नए देशों के उदय से कैसे नई खोजों के साथ परिवर्तित हो रही थी. आज का हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.